Welcome to Exploring Commerce. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। We have started our first chapter, Introduction to Accounting, in which firstly we studied about needs and importance of accounting, and then we studied a topic that is accounting, a language of business, and then we studied about bookkeeping versus accounting, जिसमें हमने bookkeeping और accounting में comparison किया था। इसके बाद जो हमारे पास second topic है वो है branches of accounting। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है, हर किसी फील्ड में डेवलपमेंट आ रही है और नई नई चीज़ों का आगाज़ हो रहा है। इसी तरह अकाउंटिंग की फील्ड में भी काफ़ी सारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया और यहाँ पर भी इन्हेंसमेंट की और डाइवर्सिटी की ज़रूरत पड़ी। पहले वक्तों में जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि जो पहले वक्तों में अकाउंटिंग हुआ करती थी वो सिर्फ बिजनेस के ऑनर तक ही महदूद होती थी। बिजनेस का ऑनर ही सिर्फ इंटरेस्टेड होता था कि उसकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ उस तक पहुंच सकें और किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता था, ख्वाह वो क्रेडिटर हो या कोई और पार्टी हो। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आई है, टेक्नोलॉजी इन्हेंस हुई है, डेवलपमेंट हुई है हर किसी फील्ड में, तो डिफरेंट पार्टीज़ का, डिफरेंट लोगों का इंटरेस्ट अकाउंटिंग की तरफ और ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की तरफ हो गया है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उन सब का इंटरेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हो गया है। हम देखते हैं कि हमारे सामने एक छोटी सी दुकान जैसे कि किराना स्टोर है, उसका मालिक जो खुद ही वो दुकान चला रहा होता है, उसके सारे मामलात एक ही कमरे में, एक ही दुकान के अंदर, एक ही छत के तले वो सारे मामलात देख रहा होता है। जैसा कि वो अपने अकाउंट भी वहीं संभाल रहा होता है, वो अपनी सेल्स एक्टिविटीज़, वो अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी वहीं उसी के शॉप के अंदर कर रहा होता है। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएँ तो वहाँ पर जो है वो डाइवर्सिटी है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है। एक छत के अंदर एक ही कमरे में सारी एक्टिविटीज़ करना इम्पॉसिबल है। जैसा कि अब अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग सेपरेटली निभा रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग में ज़रूरी है कि हमें इसकी ब्रांचेस का पता होना चाहिए कि कौन सी अकाउंटिंग, किस टाइप की अकाउंटिंग कहाँ जाके आगे डील होनी है और किस तरह आगे जाके इसको लेकर चलना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी का, वो एक ही सब्जेक्ट क्यों चूज़ करता है, क्यों उसका इंटरेस्ट जो है एक ही सब्जेक्ट में डेवलप होता है और वो अपने स्टूडेंट्स को उसी सब्जेक्ट में लेकर आगे चलता है। डिफरेंट हम प्रोफेसर्स देखते हैं, डिफरेंट उनका इंटरेस्ट होता है। कोई अकाउंट्स का प्रोफेसर है, कोई फाइनेंस का प्रोफेसर है, कोई इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है। इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्रोफेसर होते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आगे जब फील्ड्स डेवलप होती हैं तो एक फील्ड बहुत ही इन्हेंस हो जाती है, तो यहाँ पर एक पर्सन का इंटरेस्ट जो है वो एक ही फील्ड में रहता है, उसका डिफरेंट फील्ड्स को कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसने मैट्रिक भी वहीं से की है जहाँ से एक स्टूडेंट कर रहा होता है, उसने सारे सब्जेक्ट भी पढ़े होते हैं। अगर वो चाहे तो वो दूसरे सब्जेक्ट भी टीच कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ इंटरेस्ट की बिना पर ही होता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट किसी एक इंसान का होगा वो उसी सब्जेक्ट में आगे जाके नॉलेज दे सकेगा। अब अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर आ रही हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, फंड्स अकाउंटिंग है। इसी तरह ये अकाउंटिंग जो है वो डाइवर्सिटी कैसे आई अकाउंटिंग में? तो जो पीपल्स हैं उनका इंटरेस्ट डिफरेंट ब्रांच में होता है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ले लेते हैं तो किसी का इंटरेस्ट जो है फाइनेंस में होता है, किसी का इंटरेस्ट अब ऑडिटिंग में होगा, किसी का इंटरेस्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग में होगा। इसीलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी आई अकाउंटिंग की और अकाउंटिंग जो है वो एक्सपेंड हो गई। First of all, we are going to discuss the main branch of accounting, that is financial accounting. Financial accounting को अकाउंटिंग की मेन ब्रांच समझा जाता है। इसी में जो अकाउंटिंग का साइकिल है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, वो सारा इसी में कवर होता है।
Financial accounting is the branch of accounting in which systematic method of recording accounting transaction with the help of accounting principles. Accounting principles को यूज करते हुए जो accounting transaction रिकॉर्ड की जाती हैं उस सिस्टम को ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है. इट डील्स विद द मेन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये अकाउंटिंग का जो मेन साइकिल है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, कम्युनिकेशन, ये सारा इसी में ही आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू क्रिएटिंग ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं? जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर सिर्फ ओनर का इंटरेस्ट नहीं होता एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट पार्टीज का इसमें इंटरेस्ट होने लगा, तो इसीलिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है. जैसा कि क्रेडिटर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह हो गए. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अब लोन लेने के लिए किसी भी बैंक में जाती है तो वो उस बैंक का सबसे पहले मेन मकसद यही होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ देखें कि ये हमें लोन रीपे करेगा या नहीं करेगा, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कहीं ये बैंकक्रप्ट तो नहीं हो जाएगा. अब यहाँ पर एक और फाइनेंशियल वर्ड यूज़ हुआ है बैंकक्रप्सी का, तो ये भी आगे जाके हम टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में, टर्म्स ऑफ फाइनेंस में डिस्कस करेंगे कि ये इसका मीनिंग क्या होता है. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन मकसद है वो यही है कि एक ख़ास डेट पर एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को जाना जाए कि वो किस जगह पर खड़ी हुई है. So viewers, this is financial accounting. Now we moving toward the second branch of accounting, that is cost accounting. Cost accounting is considered as the type of managerial accounting. Managerial accounting की एक किस्म समझा जाता है cost accounting को. ये क्यों समझा जाता है ये हम देखते हैं. जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली ये कॉस्ट अकाउंटिंग वहीं यूज़ की जाती है और वहीं यूज़ किए हुए नज़र आती है. ये छोटे लेवल के बिजनेसेस में इतनी नज़र नहीं आती कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ही नज़र आती है. कॉस्ट अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट प्रोडक्शन यूनिट में जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही होती हैं उनको देख रहे होते हैं. बेसिकली ये दो किस्म की कॉस्ट पर डिवाइड होती हैं. एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट पे. फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है कि जो एक टाइम पीरियड के दौरान, एक प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होती. यानी कि एक प्रोजेक्ट अब चल रहा है तो जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा उसकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी. जैसा कि एक फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट उसमें प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, उसका रेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा. तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है कि एक अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट उसमें वेरिएशन आती रहेगी, कॉस्ट चेंज होती रहेगी. अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो अब प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है. एक प्रोजेक्ट है उसमें कभी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी चेंज होता रहेगा. तो ये वेरिएबल कॉस्ट में आएगा. तो ये दो कॉस्ट होती हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में. इन्हीं को देखा जाता है और इन्हीं को एफिशिएंटली यूज़ करने की कोशिश की जाती है. कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो इंटरनली ऑपरेशंस को एक्सेस करना है कि इंटरनली ऑपरेशंस कैसे काम कर रहे हैं और कैसे चल रहे हैं. इसमें यह होता है कि एक अगर चीज़ कोई बन रही है तो उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है और उसकी क्या फिक्स प्राइस करनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या फिक्स करनी चाहिए कि जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ख़ास प्रॉफिट कमा सके. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं अपैरल इंडस्ट्रीज़ की जिसमें जीन्स बन रही हैं. अब जीन्स पर जो कॉस्ट आ रही होती है वो उसके कपड़े की होती है, उस पर जो रिवट वगैरह लग रहे होते हैं, जो बटन लग रहे होते हैं उसकी आ रही होती है, जो सिलाई हो रही है, जो उस पर वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरीज वगैरह दी जा रही हैं. तो ये सारी कॉस्ट जो है वो एक पैंट को बनाने के लिए लग रही है. तो यहाँ पर ये जज करना होता है कि उस पैंट को बनाने पे कितनी कॉस्ट लग रही है और हम कितना आगे उसकी प्राइस सेट करें कि हमें एक प्रॉफिट मिल सके. और उतनी ही प्राइस सेट करनी चाहिए कि जितनी आगे एक इंसान खरीद भी सके उसे. क्या प्रॉफिट कमाने के चक्रों में इतनी भी नहीं कर देनी चाहिए कि उसकी प्राइस ही कोई आगे अवेल ना कर सके. कॉस्ट अकाउंटिंग इज आल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग लीकेज एंड वेस्टेज. जो एक इंडस्ट्री में वेस्टेज वगैरह हो रही होती है उस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सभी चीज़ें मैनेज करना ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है. अब जो मैंने एग्जांपल ली है अपैरल इंडस्ट्री में, उसमें एक पैंट जो बन रही है उसमें जो वेस्टेज हो रही है यानी कि कटिंग में जो कपड़ा ज़ाया हो रहा है उसको एफिशिएंटली मैनेज भी किया जा सकता है. जो कपड़ा ज़ाया हो रहा है उसको पॉकेट्स में निकाल लिया जाए या उससे पॉकेट का कपड़ा निकाल लिया जाए, तो इस तरह उसकी कॉस्ट
और वेस्टेज कम की जा सकती है। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ही काम होता है कि एक इंडस्ट्री में जो वेस्टेज हो रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं वो। सो ये थी कॉस्ट अकाउंटिंग। नाउ वी मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज मैनेजरियल अकाउंटिंग। इन मैनेजरियल अकाउंटिंग द ऑपरेशनल डाटा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू द मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको बताया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल अकाउंटिंग की एक टाइप है, और हमने पढ़ा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक कॉस्ट अप्लाई हो रही होती है जितनी भी चीज़ों की, अब जो मैनेजरियल अकाउंटिंग में है उस कॉस्ट को एक समराइज्ड फॉर्म में मैनेजमेंट तक पहुंचाना है। तो ये जितना भी ऑपरेशनल डाटा जब मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है तो वो डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, जैसा कि बजटिंग टूल है, फोरकास्टिंग टूल है, कॉस्ट एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, और रिव्यू करते हैं कि पिछले सालों में क्या एक्टिविटीज हुई थी और तब क्या डिसीजन लिया गया था। ये सब कुछ जज करके आगे बजटिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। मैनेजरियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर से बेटर वे में यूटिलाइज किया जा सके। जो उसकी प्रोडक्शन यूनिट है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी जो कॉस्ट वगैरह है उनको कंट्रोल करके उनको बेटरमेंट की तरफ ले जाना चाहिए। जो हमने दो कॉस्ट पीछे पढ़ी थी, एक फिक्स्ड कॉस्ट थी और एक वेरिएबल कॉस्ट, ये मैनेजमेंट यहाँ पर डिसीजन करती है कि किस कॉस्ट को इन्हेंस करना चाहिए और किस को डिक्रीज करना चाहिए ताकि बेटर से बेटर रिजल्ट आ सके और कंपनी को मजीद प्रॉफिट हो सके। Now we are moving toward the next branch of accounting, that is tax accounting. In tax accounting, the accountant prepare tax returns like sales return and income tax returns of organizations and people and then submit to the government authorities. इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवेयन की। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रूल्स के अंदर रहते हुए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए टैक्स को प्रिपेयर करना और उसको फाइल करना है। जबकि टैक्स अवेयन का मतलब ये है कि टैक्स प्रिपेयर करना क्राइम के वे में, दो नंबरियां करके जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसको टैक्स अवेयन कहते हैं। यानी कि जो लोग टैक्स से छुटकारा पाना चाहते हैं दो नंबर तरीके से, वो टैक्स अवेयन के जुमरे में आता है। टैक्स अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करना है और उनको प्रिपेयर करना है, और ऐसा प्रिपेयर करना है कि टैक्स मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेट हो, और ऐसी टेक्निक्स यूज करना। ये सारी टेक्निक्स गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए है, ना कि कोई क्राइम किया जाए कि टैक्स जबरदस्ती कम किया जाए इसको। To minimize the value of tax within the legal boundaries is tax accounting. Now we are moving toward the next branch of accounting, that is auditing. Auditing भी accounting की एक branch है in which the auditor ensures that the all financial statements, the all financial activities of an organization shows true and fair picture of the organization. There are two types of auditing. One is internal auditing and other is external auditing. In internal auditing, the internal control of the organizations is managed. कि किस तरह एक इंटरनली कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है और उसको मैनेज करना इंटरनल ऑडिट का काम होता है। और एक्सटर्नल ऑडिट में थर्ड पार्टी हायर की जाती है जिसका कोई भी फाइनेंशियली लिंक एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होता। वो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करती है और देखती है कि आया इसकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गैप के रूल फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, कोई इसमें फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, वो सारे ये मामलात देखती है। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू इंश्योर दैट द इंटरनली कंट्रोल द इंटरनली वर्कर्स कैन नॉट बी फ्रॉड विद द ऑर्गेनाइजेशंस। वर्कर ठीक तरह से काम कर रहा है, जो वर्कर जिस ड्यूटी पर काम कर रहा है वो ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्सटर्नल ऑडिट का ये काम होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की देखना कि ये फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और गैप्स के मुताबिक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। Now we are moving toward the next branch of accounting, that is forensic accounting. Forensic accounting is also known as legal accounting. जितने भी legal matters होते हैं एक organization के, वो forensic accounting में ही डील किए जाते हैं। हम सबको मालूम है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है तो उसके लिए एक लॉयर भी हायर किया जाता है जो सारे उसके लीगल मैटर्स को देखता है। अगर कोई भी केस फाइल हो जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो वो वही लॉयर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डील करता है।
फोरेंसिक अकाउंटिंग में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उसमें कोई मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो इसी में फोरेंसिक अकाउंटिंग में ही डील किया जाता है। फोरेंसिक अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर लॉयर्स, लॉ इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर लीगल एजेंसीज। चूँकि अगर कोई बैंकरप्टेसी का, कोई मिसमैनेजमेंट का केस फाइल हो जाता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जिन्होंने क्रेडिट दिया हुआ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, उन सब को डील करने के लिए कोई ना कोई लॉ फॉलो किया जाता है। तो वो लॉ, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इसी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जितनी भी बात हो रही थी वो उन सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रही थी जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना था। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन बगैर प्रॉफिट कमाने के बनाई जाती हैं, जैसे कि एनजीओज वगैरह हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनको कहा जाता है, उनके लिए भी कोई ना कोई अकाउंटिंग के मामलात हल करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने चाहिए। इसीलिए अकाउंटिंग की जो ब्रांच इन इंस्टीट्यूशन के लिए है, वो हमारे पास है फंड्स अकाउंटिंग। फंड्स अकाउंटिंग में इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डील किया जाता है और देखा जाता है कि इनकी एलोकेशंस वगैरह ठीक हो रही है या किस तरफ जा रही है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम एग्जांपल लें तो चैरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह जो नॉन प्रॉफिट के लिए बनाए जाते हैं, मॉस्क वगैरह जितनी भी बनाई जाती हैं, उनमें भी कमेटीज़ वगैरह होती हैं, ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनके लिए जो अकाउंटिंग यूज़ की जाती है वो फंड्स अकाउंटिंग होती है। The main purpose of funds accounting is to manage proper fund allocation of the non-profit organization. So here we are going to discussing about the last branch of accounting, that is government accounting. To oversee and record state and federal fund allocations and distributions, government accounting is used. जितनी भी हम गवर्नमेंट्स में एलोकेशंस वगैरह देखते हैं कि जब एक बजट तैयार होता है, कितने प्रोविंस के लिए एक्सपेंस रखा जाता है और कितने फेडरल के लिए एक्सपेंस रखा जाता है, तो ये सब कुछ डीलिंग वगैरह ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। The main purpose of government accounting is to ensure that all the organizations and all the companies are working on the basis of rules and regulations. उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को देखना कि इनमें टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन और टैक्स की जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो ठीक तरह से आ रही हैं, सारा एक बजट तैयार करना और इसके बाद उस बजट को एलोकेट करना, ये सारा गवर्नमेंट अकाउंटिंग में आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मोहम्मद असद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।